तात्या टोपे। कानपुर में अपनी सेना की हार के बाद श्रीमंत नाना साहेब पेशवा और तात्या टोपे दोनों रात 12 बजे के आसपास ब्रह्मवर्त में आ गए। वहां रात गुजारकर दूसरे दिन सुबह उनके छोटे भाई बाला साहेब, भतीजे राव साहेब और तात्या टोपे आदि लोग राजवंश की महिलाओं के साथ नौकाओं में बैठकर गंगा पर उतर गए और लखनऊ प्रांत के फतेहपुर शहर में आ पहुंचे। वहां नाना का परम स्नेही चौधरी भोपाल सिंह था। उसने उन सब लोगों का सादर सत्कार किया और अपने यहाँ सबको रख लिया। कानपुर की लड़ाई के बीच में तितर बितर हुई सेना की फिर से व्यवस्था करने में लगे थे। थोड़े ही दिनों में विद्रोह कर उठी 42वीं रेजिमेंट नाना के निशाने के नीचे लड़ने का संकल्प कर शिवराजपुर तक आ गई और वहां से उसने सर्वसम्मति से श्रीमंत नाना साहेब को उसे ले जाने को कोई अधिकारी आदमी भेजने का निवेदन किया। इस निवेदन के अनुसार श्रीमंत नाना ने तात्या टोपे को शिवराजपुर की ओर से उस रेजिमेंट को लाने का अधिकार देकर भेजा और आदेश के अनुसार तात्या उस रेजिमेंट को नाना के निशान के नीचे ले आए। तात्या को शिवराजपुर की यह सेना मिलते ही उसने हैवलॉक की पीठ पर पूर्व कथन के अनुसार दाव पेंच प्रारंभ किए और उस आंगल वीर को अवध से खींचकर वापस कानपुर ले गया। हैवलॉक कानपुर में आकर देखता है तो यह विचित्र मराठा ब्रह्मवर्त के बाड़े में राजा बना बैठा है। अतः आंगल सेना को फिर से ब्रह्मवर्त पर जोर का आक्रमण करना आवश्यक हो गया। इस लड़ाई में पराजय होते ही तात्या गंगा नदी उतरकर सेना के साथ फतेहपुर आकर नाना से मिल गया। थोड़े ही दिनों में ग्वालियर की सेना में विद्रोह कराने की योजना नाना के दरबार में बनने लगी। इस काम पर तात्या के सिवाय किसकी नियुक्ति इष्टतर थी। इस विलक्षण बुद्धि ने आज पूरी की पूरी रेजिमेंट चुपचाप पोली करके विद्रोह कराने जाए। तात्या टोपे तुरंत गुप्त रीति से ग्वालियर गए और वहां से अपने साथ ग्वालियर सेना की मुरार छावनी की पैदल घुड़सवार एवं तोपखाना आदि लेकर तुरंत कालपी पहुंच गए। यह सुनते ही नाना ने कालपी की इस सारी सेना की व्यवस्था करने का अधिकार देकर बाला साहेब को उधर भेज दिया। कालपी शहर विद्रोहियों के लिए लश्करी दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण था। कानपुर और कालपी के बीच यमुनों का प्रवाह होने से अंग्रेजी सेना से रक्षा करने वाली वह प्राकृतिक खंदक ही थी। इसीलिए कालपी शहर में अपना डेरा बनाए रखकर वहां की सुरक्षा के लिए कुछ सेना छोड़ शेष सेना के साथ तात्या टोपे कानपुर की अंग्रेजी सेना को शह देने का विचार करने लगे। सर कोलिन अब अंग्रेजी सेना के साथ लखनऊ को मुक्त कराने कानपुर से चला तब उसने कानपुर की सुरक्षा के लिए यूरोप की लड़ाइयों में ख्याति प्राप्त जनरल विडहम को सेना के साथ वहां रखा था। उस यूरोपियन सेना को नई कोमुख आने के पहले और लखनऊ की ओर जारी झगड़ा समाप्त होने के पूर्व कानपुर शहर पर संभव हुआ तो एक बार चढ़ाई कर देखे, यह नाना का विचार बना और उसके कार्य के लिए तात्या टोपे के साथ ग्वालियर से आई सेना भी भेजी गई। इस सेना का मुख्य सेनापति तात्या टोपे को ही बनाया गया। इस तरह कल तक नाना के दरबार का जो ब्राह्मण मुंशी था वह तात्या टोपे आज एक सेना का मुख्य सेनापति हो गया और यूरोप के रणांगन में सैनिक अनुभव लेते हुए जिसका जीवन गया उस जनरल विडहम पर वह हमला करने का रहा है और उसके आए हुए असंगठित लश्करी सिपाही संस्थापित विजयी आंगल सेना के सामने खड़े हैं। यह असमान लड़ाई कैसे होती है? स्वतंत्रता की चेतना दूसरे सारे लाभ विपक्ष की ओर होते हुए भी कैसे लड़ती है, अर्थात साधन आदि के अभाव में भी इतना लड़ती है, तो जब उसके साथ अनुशासन संगठन आदि के लाभ जुड़ जाए तो कितना लड़ सकती है। यह इसकी जीवंत शिक्षा मिल जाने जैसा होगा। ग्वालियर की विद्रोही सेना के साथ तात्या टोपे 9 नवंबर को कालपी पहुंच गए। कानपुर से कालपी 46 मील दूर है। वहां से कानपुर की अंग्रेजी सेना की पूरी जानकारी लेकर तात्या ने कालपी छोड़ यमुना नदी उतरकर दोआब में प्रवेश किया। जालौन में सारा खजाना और काठ कबाड़ रखकर उसकी सुरक्षा के लिए 3000 सैनिक 20 तोपें छोड़ यमुना उतरते ही वे तुरंत कानपुर पर हमला करने नहीं गए। लखनऊ में विद्रोहियों से सरकोलिन की लड़ाई शुरू होने और यह ज्ञात हो जाने पर
कि सर कोलिन वहां पूरी तरह फंस गया है, तात्या कानपुर के आसपास मंडराते रहे। लखनऊ में सर कोलिन अब कुछ दिन विद्रोहियों से उलझा रहेगा, यह देखते ही तात्या शिवराजपुर तक चढ़ाई आए। रास्ते में सैनिक महत्व के स्थानों पर उन्होंने सेना के थान बनाए। नवंबर की तारीख को इतनी व्यवस्था करके तात्या ने अंग्रेजी रसद का मुख्य रास्ता बंद कर दिया। तात्या के इन दाव पेचों का अर्थ विडहम की नजर में आए बिना ना रहा। उसने कलकत्ता से आ रही गोरी सेना के प्रवाह को कानपुर में ही रोक रखा। कार्थ्यू के अधीन सेना देकर उसे कालपी के पास रखा और तात्या सर कोलिन की पीठ पर मार करने जाता है या कानपुर आता है, इसकी राह देखता रहा। परंतु विडहम बैठकर राह देखने वाला योद्धा नहीं था। उसका बहादुर स्वभाव उसे युद्ध हेतु निरंतर आगे ढकेल रहा था। अंग्रेजों की हिंदुस्तान ही नहीं, पूरी एशिया की सेना के विषय में जो एक सैनिक धारणा थी, उसके मन पर उसकी छाप भी थी। यह धारण कि एशियाटिक लोगों को हराने की उत्तम युक्ति है उन पर सीधे हमला कर देना। कोई चाहे जितना सशक्त हो, परंतु किंचित भी पैर पीछे लिया या देर की तो एशियाटिक लोग गर्व से फूल जाते हैं, किंतु कितना भी अशक्त हो पर पीछे ना हटते हुए तेजी से उन पर टूट पड़े तो एशियाटिक लोगों की आंखें कितनी चौंधिया जाती हैं और वे घबरा कर इधर उधर भागने लगते हैं। इस सैन्य धारणा का उपयोग आज तक अंग्रेजों ने कितनी ही बार किया और अधिकतर वे सफल रहे। और चूंकि एशियाटिक लोगों से लड़ते हुए वास्तविक बल से अधिक उसके दिखावे में सफलता की संभावना अधिक रहती है, इसीलिए युद्ध में गोरी मुट्ठी भर सेना हो तो भी वह सीधे तीर की तरह एशियाटिक लोगों पर हमला करती रहे और उनका आक्रमण होने के पहले ही आप उन पर आक्रमण कर हमारी शक्ति अधिक है ऐसा उनको डराते रहे। यह अंगल युद्ध सशस्त्र का एक प्रयोग सिद्ध नियम ही बन गया था। जो भी अंग्रेजी सोल्जर यहाँ आता वह यह नियम कंठस्थ करता और जो अंग्रेजी इतिहासकार ग्रंथ लिखता वह इस नियम का सिद्धांत बार बार लिखता था। ऐसी शिक्षा पाया जनरल विडहम तात्या टोपे की हलचलों को मन माफिक चलने देकर राह देखता बैठने वाला नहीं था। उसने कानपुर शहर से निकल कालपी के बाजू की नहर के पुल तक हमला किया।